आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 सेमी का क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है और घन का आयतन 1331 दिया गया है। तो प्रश्न में लिखेंगे यहाँ पर घन का आयतन बराबर 1331 दिया गया है और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है, ए का क्यूब हो जाएगा बराबर 1331। अब 1331 किसका घन होता है, तो 11 का घन होता है। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा और 121 में 11 का गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होगा, 1331 होगा। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना का मतलब हो गया 3 घात से 3 घात खत्म, ए के सामने ताकि 11 है तो भुजा ए बराबर क्या आ गया, 11 सेमी आ गया। तो ऐसे प्रश्न जो है हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यह प्रश्न तो कई सालों से आ रहा है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले जब एक मूल दिया गया है तो मूल का मतलब यहाँ x का मान 2 भर देंगे और हल करेंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब x बराबर 2 रखने पर x के जगह पे 2 यहाँ रखेंगे और x के जगह पर 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 3 यहाँ से उतर जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा क्योंकि एक मूल 2 है इसलिए x का मान 2 रखेंगे, माइनस पी नोट हो गया बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस पी 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस पी बराबर 0। 10 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस 10 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, पी का मान 10 आ गया। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जब एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात करने के लिए उसमें x के जगह पर 2 भर देंगे और हल करेंगे तो पी का मान निकल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि काश थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर काश थीटा का मान दिया गया है तो काश थीटा पर 15/17। तो काश का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार के सामने 15 है तो आधार के सामने यहाँ 15 लिख देंगे, कर्ण के सामने 17 है तो कर्ण के सामने 17 लिख देंगे। अब यहाँ पर लंब नहीं दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा। कर्ण का मान यहाँ 17 है तो 17 का वर्ग करेंगे, माइनस 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग 289 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। 289 में से 225 जाएगा तो कर्णी में 49 हो जाएगा और कर्णी 49 का मान क्या होता है, तो 7 होता है। तो कर्णी 49 का मान 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर का जो है लंब का मान 7 निकल गया, लंब का मान यहाँ 7 रख देंगे। अब साइन थीटा का मान पूछा गया है तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 7 है तो लंब का मान यहाँ 7 रख देंगे, कर्ण का मान 17 है तो कर्ण का मान 17 रख देंगे। तो साइन थीटा का मान आ गया 7/17। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा का सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसमें 7 दिया था और कर्ण जो है 17 दिया गया था। और यह क्वेश्चन तो हर साल का ही पेपर में आता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये 3 प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ लिखा गया प्रश्न में निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 दिया गया है। बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3 है। तो इसको माध्य जब निकालेंगे तो सबसे पहले जो है कॉलम वर्ग अंतराल का बनेगा। वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा इसको नोट करेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10। और इसमें मध्यमान, मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों के जोड़ के आधा। 0 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 के आधा 1।
1, 4 2 6, 6 के आधा 3, 6 4 10, 10 के आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9। मध्यमान का मतलब दोनों के जोड़ के आधा। और ये बारंबारता प्रश्न में दिया रहेगा 1 2 6 8 3, 1 2 6 8 3। यहाँ जब माध्य पूछा जाएगा तो 4 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम वर्गांतराल का, मध्यमान का, बारंबारता का, और लास्ट लाइन बनेगा एफ इंटू एक्स का। एफ इंटू एक्स का मतलब हो गया बारंबारता को एफ से दिखाएंगे, मध्यमान को एक्स से दिखाएंगे, दोनों को आमने एकदम गुणा करना है, एकदम आमने सामने। देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा, 7 में 8 का 56 हो जाएगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। अब इसको एफ एक्स को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, और बारंबारता को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। यह समांतर माध्य का सूत्र होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स लाइन का जोड़ कितना है, तो एफ एक्स लाइन का जोड़ 120 हो जाएगा, और यह बारंबारता का जोड़ 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो गया, 20 से इसको भाग करेंगे 120 में तो 6 बार में भाग जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 6 के 12, 6 आ जाएगा। तो समांतर माध्य वाला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल पेपर में आता है। अब अगला प्रश्न है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है, तो सबसे पहले जो दो बिंदु दिया गया है -3, 10 और 5, 4, ये दोनों निर्देशांक को पहले नोट करेंगे। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। तो x1 y1, x2 y2 हो जाएगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यह सूत्र किसका है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है। अब यहाँ x1 का मान क्या है, तो x1 का मान -3 है तो -3 रख देंगे, प्लस x2 का मान 5 है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, बटा में 2 हो गया। तो ये x1 का मान या x2 का मान हो गया, बटा 2 हो गया। y1 का मान 10 है, y2 का मान 4 है, 10 + 4 बटा 2। 5 में से 3 घटा दीजिए, 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 हो जाएगा, 10 4 जोड़ेंगे 14 बटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 14 कटेगा 7 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये दो निर्देशांक दिया हुआ था, उसका मध्य बिंदु निकल गया 1, 7 हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई सालों से आता है। ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा। लिखा है बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दूरी का मान दे दिया गया है, इस प्रश्न में x का मान पूछा जा रहा है। तो पहला निर्देशांक क्या है, -1, -3 है, दूसरा निर्देशांक x, 9 है, और d का मान 13 है। तो d का सूत्र होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यह दूरी का फार्मूला है। दूरी का फार्मूला आप लोग याद करिएगा, d बराबर x1 - x2 प्लस y1 - y2 का वर्ग अंडर रूट में रहता है। और यहाँ d का मान प्रश्न में 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, d का मान 13 हो गया, अंडर रूट उतर जाएगा। x1 का मान -1 है, x2 का मान x है, तो -1 - x का वर्ग प्लस यहाँ पर y1 -3 -9 का वर्ग हो जाएगा। यह मान कहाँ से आया, तो ये x1 y1 x2 y2 का मान यहाँ पर आपको रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर 13 नीचे नोट हो जाएगा, 13 को उतार देंगे, और यहाँ देखिए दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 1 + x का वर्ग हो जाएगा, प्लस और -3 -9 मिलकर के -12 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 घात से ये माइनस हट जाएगा, ध्यान देंगे 2 घात से माइनस हटा देंगे तो क्या बनेगा, 1 + x का वर्ग रहेगा, प्लस 12 का वर्ग जो है 144 होता है, वर्ग से माइनस यहाँ पर भी हट जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है कि अगर इधर वर्ग करेंगे और इधर वर्ग करेंगे तो इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 13 का वर्ग कर दिया, और √1 + x का वर्ग प्लस 44 का वर्ग हो जाएगा। इस वर्ग से करनी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब करनी हट गया, अब 144 जो है प्लस में है, पक्षांतर कर देंगे तो 144 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 144 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + x² बराबर 25 हो जाएगा। अब 1 + x² यहाँ 25 था बराबर, तो 25 बराबर यहाँ कर सकते हैं ऐसे। तब 2 घात को इसको ऊपर जब जाएगा, 2 घात जब इस 25 को ऊपर भेजेंगे तो करनी में 25 हो जाएगा, और करनी 25 का मान 5 होता है। प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप केवल 5 लिख सकते हैं। करनी में 25 का मान क्या होता है, 5 हो गया। तो यहाँ पर 1 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो 1 +
10 पक्षांतर होगा तो -1 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो x का मान 4 हो गया। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर आपको तोड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको होल स्क्वायर प्लस का दिखाई देगा, 2 घात से ये माइनस हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर को आप चाहे तोड़ सकते हैं, या नहीं तोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में बर करके करनी हटा लीजिए और उसके बाद से x का मान निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब यहाँ दो क्रमागत विषम संख्या आपको मानना है और उनके वर्गों का योग जो है 290 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना दो विषम क्रमागत संख्या कौन कौन है। तो पहला x है, दूसरा x+2 है। पहला क्रमागत संख्या x, दूसरा x+2 है। विषम क्रमागत संख्या को आपको याद रखना है, x, x+2 मान लेंगे और प्रश्नानुसार में इन दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर है, 290 के बराबर है। तो पहले संख्या का वर्ग हो गया और ये दूसरी संख्या का वर्ग 290 के बराबर हो गया। अब यहाँ x का वर्ग को नीचे नोट करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab बराबर 290 हो जाएगा। अब एक x² मिलकर के 2x² हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, -290 बराबर 0 हो जाएगा। 2x² नीचे नोट करेंगे, 4x नीचे नोट करेंगे, 4 में से 290 घटाएंगे तो 4 में से जब 290 घटेगा तो -286 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होल स्क्वायर को तोड़ा गया है, a² b² 2ab। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद से 2x² कैसे हुआ, दोनों को x² को जोड़े हैं तो 2x² हो गया, 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पर। अब +4 कहाँ से है, 2 का वर्ग 4 है, 4 में से 290 गया, 286 -286 हो जाएगा। अब इसमें से चाहे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जब इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा यहाँ पर x² + 2x - 143 हो जाएगा, बराबर 0। 2 को नीचे भेज दीजिए, 0 में 2 का भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो यह तो पूरा उतार देना है यहाँ पर। अब गुणा करने पर 143 घटाने पे 2, तो 13 में से 11 घटाइए, 13 में से 11 जाएगा 2 हो जाएगा, 13 में 11 गुणा करेंगे 143 हो जाएगा। x² + 13x - 11x - 143 बराबर 0। अब यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड कैसे होता है तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अब x इसमें से कॉमन करेंगे तो x + 13 हो गया, -11 कॉमन करेंगे तो x + 13 बराबर 0। ये दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर, और बराबर आना भी चाहिए। अब x + 13 बाहर आ जाएगा, x + 13 बाहर हो गया, x - 11 बराबर 0। पहला यदि करेंगे तो x + 13 बराबर 0, ये +13 पक्षांतर करेंगे तो -13 आ गया। जब -13 आ गया तो यह संख्या माइनस वाला संख्या असंभव माना जाता है, अग्राह्य माना जाता है, तो यह माइनस वाला संख्या को छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा यदि करेंगे x - 11, अब यह यदि हो चुका है। अब दूसरा का यदि क्या होगा, x - 11 बराबर 0, -11 पक्षांतर करेंगे तो यह +11 हो जाएगा। अब दो विषम क्रमागत संख्या क्या माने थे शुरू में, तो x, x+2 माने थे। अब x का मान यहाँ भर दीजिए, तो x के सामने 11 रखेंगे, x के सामने 11 + 2, 11 उतर जाएगा, 11 और 2 जोड़िए कितना गया, 13 हो गया। तो 11 के बाद कौन संख्या था, तो 13 आता है। तो 11 के बाद 13 विषम क्रमागत संख्या निकालना था, तो विषम क्रमागत संख्या क्रम से 11 के बाद 13 जो होता है वह विषम क्रमागत संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्रमागत संख्या कैसे हल किया गया है तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और जरूर कमेंट कीजिएगा। इसको अपने कापी पर इसको लगाइए, सीखिए कैसे इसको गुणनखंड किया गया है, कैसे कॉमन लिया गया है। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अब अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद। ये भी क्वेश्चन कई सालों से पेपर में आ रहा है, अंक बदल जाता है, यह अंक बदल जाएगा पेपर में। ऐसे प्रश्न हमेशा 4 नंबर में प्रश्न आता रहता है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच कीजिए। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, x² + 7x + 10 है। अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से x² को उतारेंगे, प्लस उतर जाएगा, 7 की जगह पे 5 + 2 हो गया, बगल में x + 10 और x² यहाँ नीचे नोट करेंगे, 5 में x का गुणा करेंगे 5x हो गया, 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो गया, प्लस 10। अब यहाँ पर जोड़ा बैठा लीजिए, कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन हो गया, x + 5 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x + 5 हो जाएगा। दोनों मान आपस में बराबर है और बराबर होना भी चाहिए। अब यहाँ x + 5 है, अब x + 5 दोनों में से बाहर कर लेंगे तो x + 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x + 2 बच गया। अब यहाँ पर समझिए गुणनखंड फाइनल हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब ये शून्यकों के
लिए जब लिखेंगे तो यह जो मान निकला है वह 0 के बराबर करेंगे। जो मान निकलेगा वह शून्यकों के बराबर, शून्यकों के लिए जब लिखा जाएगा तो शून्य के बराबर करेंगे। पहला यदि लिखेंगे, यदि x + 5 = 0 + 5 पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरा यदि करेंगे, x + 2 = 0 + 2 पक्षांतर करेंगे -2 हो गया। इसका मतलब पहला शून्यक -5 निकला है और दूसरा शून्यक -2 निकला है। अगर शून्यकों को योगफल की बात करें तो यहाँ शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा, पहला शून्यक -5 है तो -5 प्लस और यहाँ दूसरा शून्यक -2, प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाता है, -5 -2 मिलकर के -7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -5 -2 मिलकर के -7 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल -5 में -2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 + 10 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, क्या ये शून्यकों का योगफल -7 और शून्यकों का गुणनफल 10 आया है, क्या यह सही है कि गलत है। पुनः सवाल को नोट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया था x² + 7ax + 10 दिया गया, और यहाँ तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a का मान क्या है, तो यहाँ a का मान 1 छिपा है और b का मान क्या है तो 7 है और c का मान 10 है। तो a का मान 1 हो गया, b का मान 7 हो गया और c का मान 10 हो गया। अब शून्यकों का योगफल, अब यहाँ सत्यता की जब जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो माइनस यहाँ नोट हो जाएगा, b का मान क्या है 7 है तो 7 रख देंगे और a का मान 1 है, क्योंकि x का गुणांक 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। 1 में -7 का भाग करेंगे तो -7 आएगा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं शून्यकों का योगफल -7 आया और यहाँ शून्यकों का योगफल -7 आ गया। इसका मतलब यह क्वेश्चन सत्य है, सही है। अगला देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान 10 है तो c का मान 10 हो जाएगा और a का मान 1 है तो यहाँ a का मान 1 हो जाएगा। 1 में 10 का भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ गया c/1 मतलब 10 मान आ गया, तो शून्यकों का गुणनफल 10 आ गया। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ -7 और यहाँ पर 10 से देख सकते हैं दोनों मान बराबर, और यहाँ पर भी दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए क्या है, यह सिद्ध होता है कि ये दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सत्यता की यहाँ पर जांच करना था, सत्यता की जांच भी हो गया। तो यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है, केवल अंक बदल दिया जाता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को 2 बार 3 बार हल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अंक बदल करके बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है और एक जो है 2 और 6 के बीच में कोई संख्या प्राप्त करना है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, पासे को एक बार फेंकने पर कुल स्थिति 6 होता है। अब कुल स्थिति 6 मतलब पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा मतलब लीडो के गोटी, और लीडो के गोटी में जो होते हैं 6 फलक होते हैं, 6 संख्या होता है। और अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, तो 2 3 5 होते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ जो है 2 3 5, यहाँ संख्या अगर देखा जाए तो 3 संख्या हो रहा है। कौन कौन संख्या, 2 3 5। तो अनुकूल स्थिति 3 हो गया है और कुल स्थिति जो है 6 हो गया, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता अभाज्य संख्या के निकालने के लिए हमको क्या सूत्र लिखेंगे, अब प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति होता है। तो अनुकूल स्थिति अभाज्य संख्या 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और कुल स्थिति 6 है, क्योंकि पासे पे 6 फलक होते हैं। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या जब कहेगा तो 2 3 5, 2 जो है सम भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया, 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या बताना है। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या कौन कौन ले सकते हैं, 3 4 5। 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या होगा, 2 के बाद कौन संख्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 के बीच में लाना, 6 के अंदर, तो 2 3 4 5, इसमें अनुकूल स्थिति भी 3 हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति हो जाएगा। अनुकूल स्थिति 3 है, कुल स्थिति 6 है, 3 से 6 काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रायिकता का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और प्रायिकता में एक ही सूत्र आपको याद करेंगे, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति से पूरे क्वेश्चन को हल किया जाता है।
अब अगला प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 कामा -3 तथा 8 कामा 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ पर अंतः विभाजित वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो निर्देशांक दिया गया 4 कामा -3 और 8 कामा 5, 4 कामा -3 8 कामा 5 और अनुपात 3 संबंधी 1, अनुपात 3 संबंधी 1 पहले नोट करेंगे। अब इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, अनुपात वाले को m1 m2 मानते हैं। अब यहाँ पर अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, अंतः विभाजन का सूत्र होता है, तो अंतः विभाजन वाला सूत्र क्या पढ़े, अंतः विभाजन वाला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यह फार्मूला होता है, x का सूत्र होता है। अब इसमें मान को भरना रहेगा। अब x यहाँ नोट हो जाएगा। m1 का मान क्या है, तो m1 देखिए 3 है, तो m1 का मान 3 रख दीजिए, x2 8 है तो यहाँ 8 रख दीजिए, प्लस हो गया, m2 1 है तो 1 रख दीजिए, x1 कितना है 4 है तो 4 रख दीजिए, और 3 में 8 का गुणा करिए, 8 3 24 हो गया, 4 1 नम 4 हो जाएगा, बट्टा 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, m1 का मान 3 और m2 का मान 1 हो जाएगा। 24 और 4 जोड़ेंगे तो 28 और 28 बटा 4 हो जाएगा, और 28 को 4 से काट देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो x का मान 7 आ गया। कैसे इसको हल किए हैं, यह फार्मूला अंतः विभाजन का सूत्र है और इस फार्मूला में x का मान 7 निकाला गया। इसी प्रकार y का सूत्र ध्यान दीजिए, y का सूत्र क्या है, m1 तो y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है, तो m1 का मान 3 है तो m1 का मान 3 हो जाएगा, y2 5 है तो y2 का मान 5 हो जाएगा, प्लस m1 का मान 1 हो जाएगा, y1 का मान -3 है, y1 का मान -3 हो जाएगा, बटा 3 प्लस 1, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 3 1 नम 3 -3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 15 में से 3 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 12 बटा 4, 4 3 12, y का मान क्या आ गया 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो लास्ट में लिखेंगे अतः निर्देशांक x का मान 7 आया था और y का मान 3 आया था, तो 7 का मान 3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न को अपने कॉपी में चाहे नोट कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।